वो कैब का अपडेट अपडेट हो चुका है। कोई अभी क्वेश्चन तो होगा नहीं। चलो, नेशनल इनकम हमने किया था लास्ट क्लास में। दिख नहीं रहा ऊपर, राष्ट्रीय आय। और इसमें लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक बताया था, तो हमने कुछ ऐसा लिखा था, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, बाजार कारक लागत, बाजार मूल्य। नहीं तो पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत? नहीं। और कुछ इस तरीके से लिखा था हम लोगों ने कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से जीडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से एनडीपी मार्केट प्राइस, इसे जीएनपी फैक्टर कॉस्ट से जीएनपी मार्केट प्राइस। नहीं तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है? तो देखो, मान लो एक बिस्किट है पार्ले जी, और कंपनी इसको 4 रुपये में सेल करना चाहती है, लेकिन हमें आपको 5 रुपये में मिल रहा है। तो ये जो 1 रुपया बढ़ गया, ये 1 रुपया क्या है? ये 1 रुपया टैक्स है। और कौन सा टैक्स है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। हमने कहा था गुड्स और सर्विस पे लगने वाले टैक्स कौन से टैक्स होंगे? इनडायरेक्ट। तो पार्ले क्या है? गुड्स है, वस्तु है। और इसी तरीके से एक एलपीजी गैस है, कंपनी हमें आपको 800 में देना चाह रही है, लेकिन हमें आपको मिल रहा है 500 रुपये में। ये 300 रुपये कम हो गया। ये 300 रुपये क्या है? सब्सिडी। नहीं, यानी वस्तु मार्केट में आएगी तो दो काम होगा, या तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा तो सब्सिडी लगाई जाएगी। इन दोनों प्राइस को बच्चों हम लोग कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, उत्पादन लागत और लाभ को जोड़ करके कंपनी जो प्राइस डिसाइड करती है उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट। और इन दोनों प्राइस को हम कहते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने पे क्या कर रहे हैं, वे लिखो मत, एक बार समझो। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे क्या हो रहा है? या तो टैक्स ऐड होगा या तो सब्सिडी माइनस होगी। क्लियर? हम मार्केट में कोई वस्तु खरीदने जाएंगे तो दो ही काम होगा उस पर, या तो सरकार टैक्स लगा ले या तो छूट दे दे। लिखो एक बार यहाँ पे, फिर देखते हैं। दिखाना एक बार ऑनलाइन कितने बच्चे हैं वहाँ से। बस ठीक। बैंक चैप्टर का पीडीएफ मेरे मेल पे पड़ा हुआ है। वो भी डाल दो पूरा, और मेरे मेल पे पड़ा हुआ है बैंक का, कल परसों में कुलदीप ने भेजा था।
लिख दिए ना? अब चेक करते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे आता है। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से जीडीपी मार्केट प्राइस, तो अंतर किस चीज़ का बचे? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस नहीं। तो सरकार, जब हम मार्केट में जाएंगे तो सरकार ने जिस पर टैक्स लगाया होगा उस टैक्स को जोड़ दिया जाएगा और जिसको सब्सिडी लगाया होगा उसको माइनस कर दिया जाएगा। इसी तरीके से एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से एनडीपी मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो क्या अंतर होगा? प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट से जीएनपी मार्केट प्राइस प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट से एनएनपी मार्केट प्राइस प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। लिखो एक बार फिर देखते हैं। सारा कुछ फाउंडेशन बैच में डाला करो, ए टू जेड, कोई भी प्लान चले सब। है बच्चे, टैक्स और प्लानिंग हाँ भी डालना है। प्लानिंग तो अभी हुआ नहीं, पूरा डाल दो ना एक ही पीडीएफ। इकोनॉमिक्स कंप्लीट पीडीएफ इंग्लिश लिख दिए। अब देखो समझो, लिखना नहीं है। प्रोडक्शन किसका हो रहा था? गुड्स और सर्विस का, नहीं? और कहाँ पर? देश में। तो क्या मतलब हुआ? देश ने एक साल में जितना गुड्स और सर्विस बनाया है उनका प्रोडक्शन लेवल पे प्राइस कैलकुलेट किया जाए तो क्या मिल जाएगा? जीडीपी एट एफसी। इनमें से जिस पर टैक्स लगाओ टैक्स ऐड कर देंगे, जिस पर सब्सिडी लगाओ माइनस हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ? देश ने जितना गुड्स और सर्विस बनाया है उनका मार्केट लेवल पे सारा वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो क्या मिल जाएगा? जीडीपी एमपी। नहीं, यहाँ पे डिप्रिसिएशन माइनस हो जाता था। यहाँ पे क्या होगा? गुड्स और सर्विस नेशनल किसके द्वारा? सिटीजन्स के द्वारा। तो क्या मतलब हुआ? देश ने के नागरिकों ने एक साल में जितना गुड्स सर्विस बनाया है उन सभी का प्रोडक्शन लेवल पे प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसमें जो टैक्स होगा वो ऐड होगा, सब्सिडी होगी माइनस होगी, उसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा? जीएनपी एमपी। नहीं, चलो एक बार लास्ट क्लास से जोड़ते हैं। अब देखो, हमने सीखा था जीडीपी, हमने सीखा था एनडीपी, हमने सीखा था जीएनपी और हमने सीखा था एनएनपी। नीचे कुछ लिखा हुआ है? फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। नहीं, तो जब बच्चों कुछ भी ना लिखा हो तो उसका मतलब होगा मार्केट प्राइस, जीएनपी, एनडीपी,
GNP और NNP। जब कुछ नहीं लिखा गया तो क्या शो करेगा वो? मार्केट प्राइस को। लिखो यहाँ तक। नेशनल इनकम किसको कहा था लास्ट क्लास में हम लोगों ने? तो हमने NNP को नेशनल इनकम कहा था, नहीं? अब अपने पास दो NNP हो गया, NNP FC और दूसरा NNP MP। वहाँ तक तो ये था ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं था। तो ये पूछा जाए कि नेशनल इनकम किसको कहते हैं, तो पहले बच्चों इसको कहते थे नेशनल इनकम। क्लियर है? अब नेशनल इनकम हम इसको कहने लगे। तो लिखो फ्रॉम 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 से NNP MP को राष्ट्रीय आय कहते हैं। NNP MP को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब देखो, ये तो हो गया कि NNP MP को हम राष्ट्रीय आय कह रहे हैं। अब आ जाओ डिफिनेशन, GDP क्या होता है। तो GDP का फुल फॉर्म क्या था बच्चों? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद। तो हमने कहा जब कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या लिखा है? MP। अब प्रोडक्शन किसका? कहाँ पर? तो ध्यान से देखो तो डिफिनीशन तैयार है। क्या देश ने गुड्स और सर्विस में, देश ने गुड्स और सर्विस जो बनाए हैं उन सभी का मार्केट लेवल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या मिलेगा? GDP। तो लिखो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोड्यूस, देश में एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। इस बच्चे को दे दो लाके। हाँ मेरा भी ला देना, इसका भी ला देना। इस क्या नाम है आपका? साहिल का भी खाना ही सुनो। हाँ जी, साहिल का खाना भी ही लाना। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन कंट्री market value of all produced goods and services within country in one financial year is known as GDP। देश में एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को GDP कहते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज GDP।
दो तीन बातें हुई कि जो भी इनकम हो किस साल में होना चाहिए, उसी फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए, और वैल्यू कौन सा कैलकुलेट होगा, मार्केट प्राइस वाला, यानी टैक्स को प्लस किया जाएगा और सब्सिडी को माइनस कर दिया जाएगा। चलो अगला लिखो एनडीपी। फिर वही पॉइंट, जब कुछ नहीं लिखा है तो क्या मतलब है बच्चों, मार्केट प्राइस। तो जीडीपी से एनडीपी जाने के लिए क्या करते थे, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते थे। तो लिख लो, व्हेन डेप्रिसिएशन रिड्यूस फ्रॉम जीडीपी, जब जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, एनडीपी प्राप्त होता है। इज नोन एज एनडीपी। जीडीपी में से मूल्यह्रास घटा देते हैं, एनडीपी प्राप्त होता है। इज नोन एज एनडीपी। अगला जो जीएनपी, जब कुछ नहीं लिखा है तो बच्चे क्या लिखा है, मार्केट प्राइस। प्रोडक्शन किसके क्या किस रूप में, गुड्स और सर्विस, और कौन करेगा, नागरिक। तो नागरिक ने कितना कमाया, सिटीजन ने कितना कमाया है, वो क्या शो करता है, जीएनपी। तो लिखो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज market value of all produced goods and services within country by citizens in one financial year is known as GNP. Market value of all produced goods and services by citizens in one financial year is known as GNP. देश के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को, देश के नागरिकों के द्वारा, IAS 2013 में पूछा गया कि क्या शो करता है, तो बच्चों ये क्या शो करता है, नागरिकों के इनकम को शो करता है। क्लियर है। अगला लिखो NNP। NNP क्या, जब कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा बच्चे, मार्केट प्राइस। तो क्या करेंगे, GNP में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। When depreciation reduced from GNP, it is known as NNP। जब GNP में से मूल्यह्रास घटा देते हैं, NNP कहलाता है। क्लियर है। चलो अब ये देखो, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से एनएनपी मार्केट प्राइस जाना है, बताओ क्या करें।
तो जीडीपी में से एन पे जाना तो माइनस डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, ग्रॉस से नेट पे, और प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम, शुद्ध कारक आय, और प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस क्लियर है, बना लो एक बार। क्लियर है। चलो दूसरा देखो, सोच के बताना, ये आईएएस पे आया क्वेश्चन है। इफ गवर्नमेंट इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्स, सरकार अप्रत्यक्ष कर बढ़ा दे तब नेशनल इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा। हालांकि तब नेशनल इनकम का फॉर्मूला अलग था, भी अलग, अब तो इजी है। बताओ, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दे तो नेशनल इनकम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑप्शन है बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, पहले बढ़ जाएगा बाद में कम हो जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ बच्चे, बढ़ जाएगा, यस। क्योंकि नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एमपी, और एनएनपी एनपी में टैक्स इंक्लूड होता है और सब्सिडी माइनस होता है। तो टैक्स के बढ़ने पे नेशनल इनकम क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन सब्सिडी के बढ़ने पर नेशनल इनकम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि माइनस हो रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में दूसरा आता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है पर कैपिटा इनकम? जैसे मान लो परिवार में 10 लोग हों और 50,000 कमा रहे हैं, तो पर पर्सन कितना कमा रहे हैं, है ना। तो नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय बटे टोटल पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसी देश के डेवलपमेंट का सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है, तो लिखो पर कैपिटा इनकम इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। प्रति व्यक्ति आय देश के विकास के लिए
सबसे अच्छा सूचक है। पर कैपिटा इनकम इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। प्रति व्यक्ति आय देश के विकास के लिए सबसे अच्छा सूचक है। अगला लिखो बच्चों, पर्सनल इनकम। व्यक्तिक आय, तो ये होता है नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय माइनस कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर। कंपनियों को आय पर लगने वाले टैक्स को हम क्या कहते हैं? कॉरपोरेट टैक्स। माइनस सोशल सिक्योरिटी सेविंग, सामाजिक सुरक्षा बचत। सोशल सिक्योरिटी सेविंग मतलब जैसे हमने पीएफ करवा लिया, प्रोविडेंट फंड नहीं, एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय कराते हैं, इंश्योरेंस करवा लिया, ये सारा का सारा ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा? ट्रांसफर इनकम। याद है ट्रांसफर इनकम क्या था? भूल गए? पेंशन, गिफ्ट, एक्सेट्रा इत्यादि। अब प्रश्न है कि पर्सनल इनकम क्या होता है, तो लिखो इट इज द नेट इनकम ऑफ कंट्री। ये देश के नागरिकों की वास्तविक आय। जैसे पर कैपिटा इनकम क्या हो गया? एवरेज इनकम। पानी गिर रहा है भाई कहाँ से? और ये क्या हो गया? सबका इनकम हो गया, जितना कैलकुलेट कर लेंगे। अगला एक क्वेश्चन आता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। व्यय योग्य व्यक्ति का है। तो ये क्या है? पर्सनल इनकम व्यक्तिक आय माइनस डायरेक्ट टैक्स। व्यक्ति का आय माइनस डायरेक्ट टैक्स। तो क्वेश्चन आता है डिस्पोजेबल और पर्सनल में क्या है? मतलब मान लो देश के पास 100 लाख रुपए है, तो इसमें से लोगों ने जो टैक्स दे दिए, उसके बाद जो बच गया वो क्या कर सकते हैं? वो व्यय कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, पेपर करेंगे आप लोग तो दिखेंगे।
तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। इसी में हमने फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस भी सीख लिया, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन थियरी वाले यहीं से हमारे कवर हो जाते हैं। अब आ जाओ फैक्चुअल पॉइंट। तो लिखो, फर्स्ट टाइम, पहली बार नेशनल इनकम रिपोर्ट, राष्ट्रीय आय का रिपोर्ट वाज रिप्रेजेंटेड बाय दादा भाई नौरोजी। पहली बार राष्ट्रीय आय का रिपोर्ट दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। नेशनल इनकम रिपोर्ट वाज रिप्रेजेंटेड बाय दादा भाई नौरोजी इन 1868, 1868, 1868, 1868 इन हिज बुक, उनके पुस्तक इन हिज बुक, उनके पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1868 में। दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या खास बात है बच्चों? इनको हम लोग कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का सबसे वृद्ध पुरुष। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस नाम इन्होंने दिया था, यानी कांग्रेस का नाम किसी ने रखा है तो दादा भाई नौरोजी ने ही रखा है। कांग्रेस वर्ड कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के से लिया गया है। अमेरिका के संसद का नाम होता है कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। चलो, भारत में स्वराज शब्द लिखना मत, सबसे पहले यूज किया था तिलक ने, है ना। और कांग्रेस के बिहाफ पर, कांग्रेस के मंच से सबसे पहले किसी ने स्वराज की मांग की तो दादा भाई नौरोजी ने। यानी कांग्रेस, स्वराज किसने? तिलक ने, लेकिन कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने। और सबसे मेन पॉइंट है, ये लिखना चाहिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी धन के निर्गमन का सिद्धांत पहली बार दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी फर्स्टली रिप्रेजेंटेड बाय दादा भाई नौरोजी, इसी बुक में इन्होंने दिया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या कहता है कि अंग्रेज पहले क्या कहते थे कि हम भारत के विकास के लिए आए, इन्होंने साबित किया कि नहीं, आप हमारे वहाँ सिर्फ पैसे ले जाने के लिए आए। और इसी बुक में उन्होंने कहा कि देखो, आपके आने से हमारे वहाँ गरीबी हो गई क्योंकि आपका शासन अन ब्रिटिश हो गया। यदि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखेंगे तो ब्रिटिश का मतलब होगा हम्बल, उदार, एक अच्छा व्यक्ति। अन ब्रिटिश का मतलब हो गया उल्टा। इन्होंने कहा कि आप ब्रिटिशर्स तो अच्छे हैं लेकिन आपका शासन अन ब्रिटिश रूल है, अच्छा नहीं है, इसलिए हम गरीब हो जा रहे हैं। चलो, ये तो हो गया कि दादा भाई नौरोजी ने ये क्या क्या किया है। अब क्वेश्चन है, ये तो हुआ पहली बार किसने रिपोर्ट दिया था? दादा भाई नौरोजी। अब है कि आज के डेट में कौन देता है? तो लिखो, प्रेजेंटली, वर्तमान में, रिपोर्ट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का रिपोर्ट रिप्रेजेंटेड बाय CSO, राष्ट्रीय आय का रिपोर्ट CSO के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। रिप्रेजेंटेड बाय CSO, CSO के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और बच्चों हेडिंग डालो CSO।
CSO। क्या फुल फॉर्म है CSO? सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1951। इसकी स्थापना 1951 में की गई। हेड ऑफिस न्यू दिल्ली। अब एक राष्ट्रीय आय रिपोर्ट का नाम क्या है? तो लिखो नेम ऑफ नेशनल इनकम रिपोर्ट। राष्ट्रीय आय रिपोर्ट का नाम, नेम ऑफ नेशनल इनकम रिपोर्ट, राष्ट्रीय आय रिपोर्ट का नाम इज नेस, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। तो क्वेश्चन होता है कि नैस कौन लाता है? ये नैस का फुल फॉर्म क्या है ना? देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज वाइट पेपर, इसे श्वेत पत्र भी कहते हैं। प्रश्न है कि नेशनल इनकम का रिपोर्ट कितने कितने दिनों पे आता है? तो लिखो रिपोर्ट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का रिपोर्ट नेम ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का रिपोर्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्वार्टरली मेथड। राष्ट्रीय आय का रिपोर्ट प्रत्येक 3 माह पर प्रस्तुत किया जाता है। रिप्रेजेंटेड बाय क्वार्टरली मेथड, प्रत्येक 3 माह पर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आप सुनते होंगे, हम ऐसे ऐसे रिपोर्ट लाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर के पूरा मई और 30 जून, ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर का मतलब हो गया 1 जुलाई से लेकर अगस्त और 30 सितंबर, 31 सितंबर, जो भी हो। थर्ड में क्या होगा? 1 अक्टूबर से लेकर नवंबर और 31 दिसंबर। फोर्थ क्वार्टर में क्या होगा? 1 जनवरी से लेकर के फरवरी और 31 मार्च तक। तो अब न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो दिखाएगा कि फर्स्ट क्वार्टर में इतना जीडीपी रहा, सेकेंड क्वार्टर में इतना, ऐसे। ठंडी नहीं लग रहा तुमको? मतलब बंद कर दो रिमोट लेके पीछे से। कितना शोर था भाई। भाई यही है, गांव गया है, आएगा कल। क्यों तुम लोग बनती नहीं है क्या? क्या वजह? कमाल हो गया। सेम मदर के हो तुम लोग? फिर तो गलत है। इतनी नहीं बनती, बात ही नहीं होती। कभी कुछ काम होता है ना, कभी आया तुमसे मिलने? मतलब ये है कि हमको स्कूल में भी सब लोग ऐसे ही रहते थे, तुम्हें देख के लगता नहीं है बहन भाई नॉर्मल रहते हैं। अच्छा, काम होता है तो बात हो जाती है नॉर्मली। चलो कल तो आना ही चाहिए उसको। पता नहीं, देखो। तुम राखी खरीद के रखी हो नहीं? नहीं मैंने तो अभी
चलो कोई नहीं। तो हमने कहा कि क्वार्टरली रिप्रेजेंट करते नहीं। अब जब भी कोई रिपोर्ट आता है बच्चे, तो देखा करो कि बोलता है इतना परसेंट ग्रोथ हो गया, इतना परसेंट कम हो गया, नहीं पढ़ी होगी तो जिस ईयर से कंपेयर करते हैं उसको हम कहते हैं बेस ईयर, आधार वर्ष। तो देखो, बेस ईयर ऑफ नेशनल इनकम रिपोर्ट, राष्ट्रीय आय रिपोर्ट का आधार वर्ष इज 2011-12, 2011-12 है। अगला है मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां। कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि, क्या क्या मेथड यूज करते हैं हम। तो हम लोग बच्चों 3 मेथड यूज कर रहे हैं। पहला प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि, इसी का दूसरा मतलब है वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य वर्धित विधि। दूसरा इनकम मेथड, आय विधि। ये मेथड नहीं पूछता हमसे एग्जाम में, लेकिन ये पूछ लेता है कौन सा मेथड यूज करें कौन सा नहीं। और लास्ट है एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। तो यही 3 मेथड यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये एक बेसिक सा पॉइंट था इस चैप्टर का, ये लगभग सारा हो गया खत्म। एक छोटा सा पॉइंट और सीख लेते हैं। NSSO, वो फुल फॉर्म लिखो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। देखो, NSSO established in 1950। NSSO की स्थापना 1950 में की गई। हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, मुख्यालय नई दिल्ली। अब देखो, NSSO क्या करते हैं, तो देश में जितने डाटा हैं सारे के सारे ये कलेक्ट करते के और रिस्पॉन्सिबल एजेंसी को दे देते हैं। जैसे नेशनल इनकम का डाटा इन्होंने कलेक्ट किया और किसको दे दिया, CSO। अब CSO इसको एनालाइज करके रिपोर्ट दे देगा। इन्फ्लेशन का डाटा कलेक्ट किए, और आपको याद हो इन्फ्लेशन का डाटा 2 तरीके से आता था, क्या क्या, CPI और WPI। तो CPI किसको देते थे, लेबर ब्यूरो को, और WPI कौन देता था, CSO। इसी तरीके से पॉपुलेशन का डाटा, सेंसस का डाटा कलेक्ट करके किसको दे देते थे, होम मिनिस्ट्री को। तो देश में जितने डाटा कलेक्ट किया जाता है सारा का सारा कौन करता है, NSSO। तो लिख लो, ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल डाटा, सभी प्रकार के आर्थिक आंकड़े ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल डाटा collected by NSSO। सभी प्रकार के आर्थिक आंकड़े NSSO के द्वारा संग्रहित किए जाते हैं। NSSO के द्वारा
संग्रहित किए जाते हैं। क्लियर है? तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये हो गया ख़त्म। और बंद करना आ गया है क्या? रुको रुको। और इस वीक कल मेरी क्लास थी, तो कल तो 15 अगस्त को उसमें छुट्टी है, और फिर सैटरडे को होना था, तो उस दिन हरियाणा सिविल सर्विसेज का मेंस है, तो उस दिन भी नहीं होगा। इन्हें अब अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक से हम 1.5 घंटे क्लास की बजाय 2-2 घंटे कोशिश करेंगे।